हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हिंदी साहित्य के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय फ्रेंड्स, वैसे तो आप देख रहे होंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, लेकिन क्या है कि इस विषय पर हम आपके लिए पहले भी बहुत बार सेशन ला चुके हैं, तो आपको लग रहा होगा कि आज हम ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार सबके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन नहीं। आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, केवल और केवल साहित्य अकादमी पुरस्कारों पर, क्योंकि अभी तक हम साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में बहुत ही सीमित जानकारी लेकर रखते हैं, जैसे कि बस इस साल में किसको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लेकिन ये विषय केवल यहीं तक सीमित नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारी जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए, साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यास प्रश्न भी हैं। तो सारे बच्चे रेडी हैं? जल्दी से प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स सेशन को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास मैं देख रही हूँ कि डेली बहुत सारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स, चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे पेड बैच हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी की नोटिफिकेशन अब कभी भी आ सकती है, ठीक है ना। आपने कल भी हमारा यूट्यूब ये शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे कि बीपीएससी की नोटिफिकेशन फ्रेंड्स बहुत बड़ी खुशखबरी है, कभी भी आ सकती है। तो इसलिए सारे बच्चे अब यहाँ पर नए नए जुड़ते जा रहे हैं, पेड बैच में भी जुड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, पूरा पक्के से डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी करनी है कि इस बार तो पेपर क्लियर करके रहना ही रहना है। तो चलिए फिर, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कल मैंने आपको जो ग्रामर का विषय करवाया था, उच्चारण स्थान, अल्प प्राण, महाप्राण, उससे संबंधित एक प्रश्न था कि री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। और मैंने आपको यह भी कहा था कि हम र ध्वनि पर भी चर्चा करेंगे। सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा, फटाफट। री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? नहीं फ्रेंड्स, ल्यूसी जी अब 12 बजे क्लास होगी, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। चलिए, अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया। मैं तो आपको कहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी परीक्षार्थी, आपके मन में जो भी संदेह हो, आप खुलकर यहाँ पर पूछिए। तो अब से फ्रेंड्स आपकी जो क्लास है 3 बजे तो बीपीएससी की होती है, लेकिन अब से शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे फ्रेंड्स आपकी डेली होगी क्लास केवीएस की। हालांकि वो केवीएस की क्लास जो है वो आपके सीटेट वालों के लिए भी यूजफुल है, DSSB, बीपीएससी, आप सबके लिए यूजफुल है। क्योंकि अब जैसे आज का जो सेशन है फ्रेंड्स, आप जानते हैं आज हम केवीएस टीजीटी का पेपर सॉल्व करवाने जा रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चन हैं, कॉम्प्रीहेंशन के भी क्वेश्चन हैं, ग्रामर के भी क्वेश्चन है, लिटरेचर के भी क्वेश्चन है। तो आज केवीएस टीजीटी 2023 का पेपर हम शाम को 5 बजे सॉल्व करवाएंगे, जो कि अब डेली चलेगा, मतलब संडे को छोड़कर। तो उसी प्रकार अब री स्वर, जो री होता है फ्रेंड्स, ये आपका मूर्धन्य ध्वनि होता है, क्योंकि इसमें आपको जीभ को हल्का सा मोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन आना था। दूसरा आता है र। अब र जो है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, उसका उच्चारण स्थान तो मूर्धन्य है ही है, ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि र का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, लेकिन वो एक वर्ष ध्वनि के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, मैं जानती हूँ कि वर्ष ध्वनि जो है वो दंत से रिलेटेड है, लेकिन जो वर्ष ध्वनि है उसमें भी माना जाता है, ये मैंने देखा था। लेकिन जो एक्चुअल में र का उच्चारण स्थान होगा फ्रेंड्स, र, ये इसके लिए आपको जीभ हल्की सी मोड़नी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मूर्धन्य तो इसका करेक्ट आंसर है ही है, इसको मान के चलिएगा आप। ओके, आप कह रहे हैं बीपीएससी वालों का क्लास कब होता है, पेड बैच वालों का? रोहित जी, अच्छा ये भी मैं बता देती हूँ, जितने भी आपके यहाँ पर हमारे पेड बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, आज से वो भी टाइम चेंज हो गया, क्योंकि शाम को 5 बजे होता था, लेकिन आज से आपका जो पेड बैच क्लास है वो डेली दोपहर को 1 बजे होगा। और हम आजकल संज्ञा सर्वनाम पूरा रिवीजन वगैरह कर रहे हैं, नए नए टॉपिक्स भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया और वो लेना चाहते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाली है फ्रेंड्स, जल्दी कीजिए, क्योंकि अभी भी डिस्काउंट ऑफर बहुत चल रहा है। ओके, आगे देखिए, बिल्कुल अब ये मान के चलिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम 1 महीना बचा है। अब 1 महीने में जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ लीजिए फटाफट। तो वैसे जो डिस्काउंट मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, डिस्काउंट है 65%। कल 60 था, लेकिन आज मैंने देखा कि कितने सारे नए बच्चे जुड़े। हमारे पास पेड बैच में बहुत कॉल्स आ रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन आ रहा है, हमें कोर्स लेना है। हम तो स्टार्टिंग से कह रहे थे भाई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी समय है। 65% डिस्काउंट है फ्रेंड्स, और कूपन कोड है आपका लक्ष्य 65। ओके, वैसे लक्ष्य है हमारा पेपर क्लियर कर रहा, अच्छे रैंक लाना और अच्छी सी जॉब लेना। तो आज का जो टॉपिक, अब फाइनली उस पर आ जाते हैं, साहित्यिक पुरस्कारों पर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो कितने सारे पुरस्कार होते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 1965 में प्रारंभ हुआ था। अब यहां से आपको फ्रेंड्स अलग से प्रश्न आ सकता है कि ये पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ये पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, जल्दी से देख लीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। सबसे पहला भारत भारती पुरस्कार 1982 में दिया गया था। फिर आज का जो विषय हम करने जा रहे हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सबसे पहला 1955 में दिया गया था। फिर व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, ये दोनों वो सम्मान है जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ किए गए थे, तो वो 1991 में प्रारंभ किया गया था। फिर शलाका सम्मान 1986 में, और बाकी पद्म सम्मान तो प्रारंभ से चलते आ ही रहे हैं।
ठीक है, बिल्कुल सही, जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ मिला था, लेकिन आज केवल और केवल साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि भविष्य में आपको भी मिल सकता है, क्योंकि होता है ना भाई, हमें याद आता है कि अरे ये वाला तो वो व्यक्ति था जो हमारे साथ पढ़ा था, इससे आज पुरस्कार मिला है। तो आप में से भी जिन बच्चों को जैसे बहुत डीप स्टडी करने का शौक है, वो बच्चे भी साहित्य अकादमी अवार्ड कितनी आसानी से जीत सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर साहित्य अकादमी, अभी जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, ये कैसे प्रारंभ हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, आज हमें सारी चीजें करनी है। तो साहित्य के क्षेत्र में हो रहे सृजनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने साहित्य अकादमी संस्थान की स्थापना की। किस लिए कि जो ये सृजनात्मकता होती है कि आप नए नए उपन्यास लिख रहे हैं, नई कहानियां लिख रहे हैं, नई कविताएं लिख रहे हैं, इन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए साहित्य अकादमी संस्था की स्थापना की गई। लेकिन कब स्थापना की गई फ्रेंड्स? 12 मार्च 1954, और इसीलिए 12 मार्च 1954 को स्थापना की गई। अगले वर्ष से फिर पहला पुरस्कार दिया जाने लगा। और आपको पता ही है ना, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए किसे मिला था? कितने बच्चों को पता है? पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला था हिंदी के लिए? हिंद तरंगिनी के लिए मिला था, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। बिल्कुल सही फ्रेंड्स। तो यहाँ पर, और अब पुरस्कार हेतु भाषाएं, अब आप किस किस भाषा में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी भी भाषा में लिख दें चलेगा आपको। फ्रेंड्स, स्पेसिफिक भाषाएं हैं कि अगर आप इन भाषाओं में लिखेंगे तभी आपकी कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना जा सकता है। तो वो क्या है? संविधान में की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, 22 भाषाओं के साथ साथ अब ज्ञानपीठ पुरस्कार तो केवल फ्रेंड्स इन 22 भाषाओं में ही मिलता है, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार में 2 नई भाषाएं ऐड होती हैं। कौन कौन सी? एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी। ठीक है, इन 22 भाषाओं के अलावा ये 2 भाषाएं और सम्मिलित होती हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार में, यानी कुल 24 भाषाएं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अच्छा जी केवीएस में हिंदी में लिखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद अब जिसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिलता है उसको पुरस्कार में क्या क्या मिलता है? तो देखिए, पुरस्कार में मिलने वाली राशि, वैसे तो जो अभी वर्तमान में आजकल जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं और एक ताम्रपत्र दिया जाता है। लेकिन पहले स्टार्टिंग किस राशि से हुई थी फ्रेंड्स? स्टार्टिंग हुई थी 5,000 रुपए से। 1955 में केवल 5,000 रुपए जो है वो पुरस्कार राशि था। फिर इसको 1983 में बढ़ाकर 10,000 किया गया, फिर 1988 में बढ़ाकर 25,000 किया गया, फिर 2001 में बढ़ाकर 40,000 किया गया, 2003 में बढ़ाकर 50,000 किया गया, और फिर 2009 में बढ़ाकर 1 लाख किया गया, और जब तक आपका समय आएगा तब तक 5-6 लाख 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स पूरी की पूरी लिस्ट है कि साहित्यिक अकादमी पुरस्कार में जो आपको राशि मिलती है वो कौन कौन सी और कितनी कितनी उसमें बढ़ोतरी हुई। ठीक है जी, आगे देखिए। उसके बाद अब ये जो है कि ये जो साहित्य अकादमी संस्था है ना फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि केवल और केवल साहित्य अकादमी पुरस्कार ही देती है, इसके द्वारा कुछ अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जैसे कि अनुवाद पुरस्कार, कि कोई और भाषा की रचना है उसे आप हिंदी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं उसका, या किसी और भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। फिर बाल साहित्य पुरस्कार, और उसके बाद युवा लेखन पुरस्कार, ये भी कई भाषाओं में होता है। तो ये तीनों, और इसके अलावा भी कुछ और पुरस्कार है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 ऐसे पुरस्कार हैं जो कि साहित्यिक अकादमी संस्था द्वारा साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के अलावा दिए जाते हैं, जो कब कब प्रारंभ हुए थे? 1989 में, 2010 में, 2011 में। ओके, आप कह रहे हैं कि आप क्लास कैसे कर पाएंगे? अरे अरे भाई, जो टाइम है अब वो तो टाइम है। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर अब जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कारों की फ्रेंड्स कितनी लंबी लिस्ट है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कहते हैं मैम साहित्य की तैयारी कैसे करें, और मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ पर भाई हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल नया नया मतलब पेड बैच लिया है, या फिर जो नए नए यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने पहले यूट्यूब सेशन देखना बंद कर दिया था कि भाई अब नहीं आ रहा नोटिफिकेशन, मैम नहीं आएगा, ये तो झूठ बोल रहे हैं। कुछ नहीं फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। सिर्फ मैक्सिमम 1 महीना आपके पास बचा तैयारी का। तो अगर आप यूट्यूब सेशन को, ठीक है ना, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे, तो जितने हम आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस लेकर आ रहे हैं वो आपके मिस हो जाएंगे फ्रेंड्स। और याद रखिए 3 बजे और 5 बजे ये दोनों सेशंस बीपीएससी वालों के लिए पूरे इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। 3 बजे वाला भी और 5 बजे वाला भी। ओके, आप कह रहे हैं गद्यांश पद्यांश करवाएं, बिल्कुल होगा फ्रेंड्स, कल होगा। कल आपके साथ हम यहाँ पर 5 विकल्पों वाला कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे फ्रेंड्स। वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें कुछ याद नहीं करना, केवल अभ्यास करना है। और टीचिंग परीक्षा तो आपके लिए यूनिक वो पैसेज लेकर आता है। आप कहीं देखिए, आपको इतने पैसेज नहीं मिलेंगे जितने की टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। ओके,
चलिए अब तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता रही थी कि इतने सारे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार हैं, लेकिन कुछ कुछ पुरस्कार तो आपको याद करने ही पड़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिनी के लिए मिला। दूसरी चीज, अब आपको क्या क्या याद करना है इसमें, एक तो वर्ष याद करना है, एक व्यक्ति का नाम याद करना है जिस साहित्यकार को पुरस्कार मिला, फिर किस रचना के लिए पुरस्कार मिला, हिम तरंगिनी, फिर वो रचना की विधा क्या है, वो है काव्य। तो एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप करिएगा। तो एक तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए साहित्यकार और उसकी रचना, पहले प्रायोरिटी आपकी ये दोनों चीजें होनी चाहिए। फिर जब ये दोनों चीजें याद हो जाए तो वर्ष एक बार देखिए और लास्ट में उसकी विधा भी देख लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये, फिर दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी को 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है ना, एक भारतीय संस्कृति ऊपर जो लेख है उसके लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। फिर हरिवंश राय बच्चन जी को 1968 में 2 चट्टानों के लिए मिला। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व निबंध के लिए 1973 में मिला। तो ये वो सारे साहित्यिक पुरस्कार हैं जिन्हें आप इग्नोर कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। जी बिल्कुल, 1958 में राहुल सांकृत्यायन जी को मध्य एशिया का इतिहास, अभी वो सारी लिस्ट हम आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स, A to Z, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब तो यहां पे हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए स्टार्टिंग से बिल्कुल 1959 में, ये 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिनी काव्य संग्रह के लिए मिला था साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पद्मावत संजीवनी व्याख्या, ये पद्मावत की टीका थी बेसिकली, देखिए टीका, टीका क्या होती है, उसकी आलोचना, उसकी व्याख्या बेसिकली, तो पद्मावत संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल जी को 1956 में मिली थी। फिर ये मिला था साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। फिर आचार्य नरेंद्र देव मरणोपरांत मिला था। ये भी प्रश्न आ सकता है कि इनमें से किस व्यक्ति को मरणोपरांत यानी उन्हें मरने के बाद साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो 3-4 ही व्यक्ति हैं जिन्हें आप आराम से देख सकते हैं। तो बुद्ध धर्म दर्शन, फिर राहुल सांकृत्यायन जी 1958 मध्य एशिया का इतिहास, दिनकर जी संस्कृति के 4 अध्याय, सुमित्रानंदन पंत कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह था। फिर जैसे अमृत राय, सबसे मेन अमृत राय प्रेमचंद जी की जीवनी के लिए उनके पुत्र थे, 1962 में लिखी गई और अगले साल 1963 में प्रेमचंद कलम का सिपाही, इस जीवनी के लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये तो वो है जो कि आप मिस कर ही नहीं सकते, बार बार पेपर में आते हैं। ओके, उसी प्रकार जैसे देखिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है और यहाँ पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसके लिए, आंगन के पार द्वार। अब एक महत्वपूर्ण चीज फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि ज्ञानपीठ भी मिला है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिला है, व्यास सम्मान भी मिला है, सरस्वती सम्मान भी मिला है। अब जानते हैं प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि हम रचनाओं को मिक्स कर देते हैं। जैसे कि उर्वशी महाकाव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, लेकिन उसे हम साहित्यिक अकादमी में डाल देते हैं। और जो संस्कृति के 4 अध्याय है, ठीक है ना आपका, ये इसको हम ज्ञानपीठ में डाल देते हैं। तो मैं जस्ट बता रही हूं कि बच्चे सिली मिस्टेक्स करते कहाँ कहाँ हैं जो आपको नहीं करनी। आप कह रहे हैं कि मैम नोटिफिकेशन कब तक आएगा, फ्रेंड्स बहुत जल्दी आ सकता है। अब बिल्कुल स्पेसिफिक तो हमें नहीं पता, लेकिन जितनी न्यूज़ चल रही है, जितनी हलचल चल रही है, जितनी बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ सकता है। ओके, उसके बाद फिर जैसे आपका डॉक्टर नगेंद्र की रचना रस सिद्धांत। रस सिद्धांत ये क्या है आपकी, बेसिकली विवेचना का मतलब होता है एनालिसिस। तो उसके लिए डॉक्टर नगेंद्र जी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। जैनेन्द्र कुमार जी को मुक्तिबोध उपन्यास के लिए। अब यहां पर फिर कंफ्यूजन होती है फ्रेंड्स, मुक्तिबोध तो बहुत महान साहित्यकार हैं, लेकिन ये आपके जैनेन्द्र कुमार जी की रचना का नाम है मुक्तिबोध, कि मुक्तिबोध उपन्यास के लिए किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला, जैनेन्द्र कुमार जी को। फिर अमृतलाल नागर जिन्होंने सूरदास जी की जीवनी लिखी है, जिन्होंने तुलसीदास जी की जीवनी लिखी है, याद है ना, खंजन नयन, मानस का हंस, वो सब। तो उनकी रचना अमृत और विष उपन्यास के लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। हरिवंश राय बच्चन जी को 2 चट्टानों काव्य संग्रह के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। तो अब ये है कि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या छोड़े और क्या याद करें, ठीक है। तो इसलिए वही है कि एटलीस्ट जो फेमस नाम है, माखनलाल चतुर्वेदी जी, नरेंद्र देव, राहुल सांकृत्यायन, दिनकर जी, मतलब मुझे तो लगता है ये पूरा पेज तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। आगे देखिए, फिर नेक्स्ट अगला है आपका श्रीलाल शुक्ल जी, राग दरबारी उपन्यास के लिए। अब रामविलास शर्मा जी सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये प्रश्न आपको केवल पुरस्कार में नहीं, ये प्रश्न आपको जीवनी रचनाओं में आ सकता है
कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवनी किसने लिखी? तो निराला जी की जीवनी लिखी थी रामविलास शर्मा जी ने, ठीक है ना। किस नाम से? निराला की साहित्य साधना। इसके लिए उन्हें 1970 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये भी मैं आपको बता दूं, सबसे पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा जी को मिला था। इन्हें शलाका सम्मान भी मिल चुका है। तो रामविलास शर्मा जी को भी बहुत पुरस्कार मिल चुके हैं। फिर नामवर सिंह जी कविता के नए प्रतिमान, भवानी प्रसाद मिश्र जी बुनी हुई रस्सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आलोक पर्व, शिवमंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात, भीष्म सहानी तमस, फिर शमशेर बहादुर सिंह चुका भी नहीं हूं मैं। अब क्या है कि अब इतनी सारी लिस्ट हमें याद नहीं हो सकती, भाई फैक्ट है, हमें तो वास्तविकता देखनी है ना कि इतनी सारी चीजें कभी कभी याद नहीं होती। तो एटलीस्ट लाइव सेशन में जब आप नाम सुनते हैं ना फ्रेंड्स, सुनते सुनते क्वेश्चन करते करते चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। तो हाँ, कुछ चीजें आप अच्छे से याद करते रहिए। जो लंबी लंबी लिस्ट है जैसे पर्यायवाची विलोमता व्याकरण में, उसे सेशंस पर छोड़ दीजिए, उसे टीचिंग परीक्षा पर छोड़ दीजिए। हम आपको बार बार क्वेश्चन करवा करवा के वो याद करवा के ही छोड़ेंगे। आप सभी को अब छंद आसान लगता है ना फ्रेंड्स? याद है ना पहले छंद में आपको कितनी समस्या आती थी, और अब मैं छंद का क्वेश्चन बाद में लाती हूँ, आप सॉल्व पहले करते हैं। तो इसलिए वो सारी चिंता आप टीचिंग परीक्षा पर छोड़ दीजिए, हम आपका पेपर क्लियर करवा के छोड़ेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ओके, चलिए उसी प्रकार अब जैसे कि अगला, अब श्रीकांत वर्मा जी को भी मरणोपरांत मिला था मगध, ये काव्य संग्रह मगध के लिए। नरेश मेहता जी, इन्हें अरण्या के लिए मिला है। केदारनाथ सिंह, अब देखिए एक चीज फ्रेंड्स, केदारनाथ सिंह अलग हैं और केदारनाथ अग्रवाल अलग हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि केदारनाथ सिंह जो हैं वो अलग व्यक्ति हैं, केदारनाथ अग्रवाल अलग व्यक्ति हैं। ओके, तो केदारनाथ सिंह जी को अकाल में सारस इस काव्य संग्रह के लिए मिला। शिव प्रसाद सिंह जी को नीला चांद उपन्यास के लिए मिला। फिर गिरिजा कुमार माथुर, अब ऐसे ऐसे नाम क्यों महत्वपूर्ण होते हैं ये आपको पता है ना। गिरिजा कुमार माथुर ये तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के कवि, कौन से सप्तक के कवि हैं? पहला, दूसरा, तीसरा के चौथा? जल्दी से बताइए। गिरिजा कुमार माथुर किस सप्तक के कवि हैं? फटाफट, क्योंकि फ्रेंड्स थ्योरी बस यही है, मैं आपको एक दो लिस्ट दिखाऊंगी, फिर हमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं। पहला, बिल्कुल पहले को ही तार सप्तक कहा जाता, तो याद है ना, अमूरा गिने प्रभा, तो उसमें गी से गिरिजा कुमार माथुर ही हैं। ओके, तो ये आपके तार सप्तक के कवि। फिर गिरिराज किशोर ढाई घर उपन्यास के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो रचनाएं हैं वो भी डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल नाम होते हैं। जैसे त्रिशंकु रचना, त्रिशंकु अज्ञेय जी की भी रचना है, मन्नू भंडारी जी की भी रचना है। अब आते हैं अर्धनारीश्वर पर, जिसके लिए विष्णु प्रभाकर जी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला 1993 में। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स विधा पर, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए विष्णु प्रभाकर जी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है। परंतु अर्धनारीश्वर जो निबंध है, अर्धनारीश्वर जो निबंध है वो किसका है? वो है आपके दिनकर जी का। दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये होता है कि किस प्रकार पेपर में कंफ्यूजन हो सकती है विधा को लेकर, क्योंकि पेपर में विधा भी पूछी गई थी। याद है ना प्रेमचंद जी की? अच्छा, कितने बच्चों को पता है प्रेमचंद जी का जन्मदिन कब आता है? जल्दी से बताइए, प्रेमचंद जी का जन्म दिवस कब होता है? फटाफट। काव्य नहीं है, दिनकर जी का निबंध है फ्रेंड्स, दिनकर जी का निबंध है अर्धनारीश्वर। 30 को नहीं आता जी, 31 जुलाई, बिल्कुल सही फ्रेंड, जुलाई, इस महीने के अंत में 31 जुलाई को, ठीक है ना, हमारे प्यारे प्रेमचंद जी का जन्मदिन है। ओके, तो मैं तो आपसे ये वादा करती हूँ फ्रेंड्स, अगर 31 जुलाई को संडे नहीं है, अगर 31 जुलाई को आपका कोई मतलब सेशन होगा, तो उस दिन हम पूरा का पूरा प्रेमचंद जी से संबंधित सेशन ही लेकर आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई ऐसा पेपर नहीं गया जिसमें प्रेमचंद जी से संबंधित प्रश्न ना आए। तो प्रेमचंद जी का तो मानिए प्रश्न आएगा ही आएगा, उनके उपन्यासों को लेकर, उनके पत्रिका से संबंधित कुछ भी, तो लेकिन प्रश्न आना है, गारंटी है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर अब जैसे अशोक वाजपेयी, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं अशोक वाजपेयी जी का काव्य संग्रह के लिए पुरस्कार मिला। फिर अब जैसे धूमिल, धूमिल जी को भी मरणोपरांत मिला, कल सुनना मुझे। फिर कृष्णा सोबती जी, फ्रेंड्स अब ये जो हैं कृष्णा सोबती जी को सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, व्यास सम्मान, शिलाका सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना, आपका ये साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, मतलब कोई ऐसा पुरस्कार छोड़ा ही नहीं कृष्णा सोबती जी ने जो इन्हें नाम मिला हो। तो इनकी कौन सी रचना थी? जिंदगी नामा जिंदा रुख। फिर मेन हरिशंकर परसाई जी की रचना विकलांग श्रद्धा का दौर,
क्योंकि सबसे प्रमुख व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई जी, ठीक है ना, तो उन्हें विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। बाकी तो देखिए जैसे लोग भूल गए हैं कौवे और काला पानी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्मल वर्मा जी, निर्मल वर्मा जी को कौवे और काला पानी के लिए आपका साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। फिर केदारनाथ अग्रवाल, जो मैंने कहा था फ्रेंड्स, केदारनाथ अग्रवाल अलग हैं, केदारनाथ सिंह अलग हैं। तो देखिए केदारनाथ सिंह जी को अकाल में सारस के लिए मिला था और केदारनाथ अग्रवाल जी को अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए मिला है। तो सिंह जी और अग्रवाल जी भिन्न हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगला देखिए, फिर अब इसमें जो सबसे मेन है फ्रेंड्स कुंवर नारायण, ठीक है, कुंवर नारायण ये भी आपके सप्तक के कवि हैं, याद है ना, तो कोई दूसरा नहीं इस काव्य संग्रह के लिए इन्हें मिला। लीलाधर जगुड़ी, अनुभव के आकाश में चांद, फिर बाकी तो मंगलेश डबराल, इनका थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, हम जो देखते हैं, दीवार में एक खिड़की रहती थी। कभी कभी क्या है, सिर्फ नाम एक बार देख लीजिए, नाम से आइडिया लग जाता है कि हाँ इस नाम से कोई रचना थी जिसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ओके, उसी प्रकार आगे देखिए, अब बस एंड होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि 2009 तक पहुंच गए हैं मैं जानती हूँ बहुत लंबी लिस्ट है। अब जैसे कैलाश वाजपेयी, ठीक है, अब अशोक वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी फिर डिफरेंट। कैलाश वाजपेयी की रचना है हवा में हस्ताक्षर, कोहरे में कैद रंग, फिर आपका जैसे कि दुष्चक्र में स्पष्ट सृष्टा, कितने पाकिस्तान, ये देखिए कमलेश्वर जी का कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए 2003 में इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। और बाकी दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी जी, पूरी लिस्ट है आपके सामने। उसी प्रकार अब 2 पेज रह गए, 2020 तक पहुंच गए, ठीक है। उदय प्रकाश जी, फिर यहाँ पे पत्थर फेंक रहा हूँ, चंद्रकांत देवताले, मृदुला गर्ग, मिलजुल मन, विनायक, ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, विनायक उपन्यास के लिए, विनायक उपन्यास के लिए रमेश चंद्र शाह जी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। आग की हंसी, पारिजात, अच्छा पारिजात एक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार चित्रा मुदगल जी को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है फ्रेंड्स, यूपी वाले पेपर में भी आ चुका है, ठीक है ना, बीपीएससी में भी आ चुका है। और उसी प्रकार जैसे छीलते हुए अपने को, टोकरी में दिगंत, कुछ कुछ ये, और 2020 के बाद फाइनली अब ये आखिरी के 3, आखिरी के 3 कौन कौन से हैं। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा जी को सम्राट अशोक नाटक के लिए मिला है। 2022 में बद्री नारायण जी को तुमड़ी के शब्द कविता के लिए मिला है। और 2023 में संजीव कुमार जी को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए मिला है। तो ये आखिरी के 3 साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, ये आपको जीके में भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सारे बच्चे देख लीजिए। आखिरी के 3 साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। चलिए, तो फाइनली फिर आप कह रहे हैं अमरकांत लाल, अच्छा ज्योति जी, अब जैसे जो आपने 2009 में बताया वो आपका वो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी थे वो, ठीक है, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी को दोनों को ये साथ में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिए, नहीं अब जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं काव्य और कविता एक है, जी काव्य और कविता तो एक है, लेकिन कविता और कविता संग्रह मतलब काव्य संग्रह अलग होता है। कविता केवल एक है और काव्य संग्रह होते हैं जिसमें एक संग्रह में बहुत सारी कविताएं मिली हुई हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया साहित्यिक अकादमी पुरस्कार द्वारा वो बाल पुरस्कार, युवा लेखन पुरस्कार वो तो था, ये सारे पुरस्कार भी दिए जाते हैं। हालांकि हो सकता है पूछे ना जाएं, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो नाम देखिए, महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार, दुष्यंत कुमार पुरस्कार, अभिनव शब्द शिल्पी सम्मान, द्विजदेव सम्मान, राष्ट्रीय मुक्तिबोध कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान, वागीश्वरी पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा सम्मान, राष्ट्रीय नागार्जुन सम्मान। सिर्फ ये याद नहीं करना फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपको नाम जस्ट पता होने चाहिए कि ये सारे साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। ओके, तो बस ये चीज है आपकी। और लास्ट में थ्योरी का लास्ट पार्ट आपका है कि जो बाल साहित्य पुरस्कार जो दिए जाते हैं उसकी एक छोटी सी लिस्ट है, वो जस्ट मैं आपको एक दिखाना चाहती हूँ। छोटी सी लिस्ट है फ्रेंड्स, जैसे 2010 में प्रारंभ हुआ, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 कि प्रकाश मनु, हरिकृष्ण देवसरे, बाल शैरी रेड्डी, रमेश तियलंग, दिनेश चमोला शैलेश, शेरजंग गर्ग,
श्री स्वयं प्रकाश, द्रोणवीर कोहली, ये क्या थे, इनको मरणोपरांत मिला, मरने के बाद। लेकिन जैसे है ना, एक था ठुनठुनिया, तो कभी कभी हो सकता है ऐसा कोई ये पुरस्कार पीजीटी में या स्पेशली यूपी के पेपर में पूछ लिया जाए, क्योंकि आजकल मतलब यूपी का पेपर तो आप जानते हैं सबसे डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे कौन से हैं, बाल साहित्य पुरस्कार, और केवल ये व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत मिला था। बाल साहित्य पुरस्कार क्या होता है फ्रेंड्स, बच्चों की एक लिमिट होती है कि इस उम्र की सीमा तक अगर किसी बच्चे ने साहित्य लिखा है। फ्रेंड्स, अब बड़ों की साहित्य की अब कंपैरिजन छोटे बच्चों से कैसे कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे छोटे बच्चे इतने प्रतिभाशाली होते हैं, तो इसलिए एक समय सीमा होती है कि भाई इस उम्र तक अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको साहित्यिक पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो थ्योरी है वो तो होती है समाप्त, लेकिन अगर थ्योरी अच्छी लगे, ठीक है ना, टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे, एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और अब हम करेंगे प्रश्न प्रारंभ करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला प्रश्न, सबसे पहला साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे मिला, बहुत बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जा सकता है। अच्छा, 2024 का भी चलिए वो भी डिस्कस करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी को हम सभी जानते हैं, 1955 में हिम तरंगिनी के लिए मिला था, कॉमन। अब साहित्य के क्षेत्र में हो रहे सृजनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए साहित्य अकादमी संस्था की स्थापना कब हुई। अब फ्रेंड्स, यहां पर तो मैंने ये संस्था का नाम लिख दिया, लेकिन हो सकता है पेपर में आपको कैसा प्रश्न है, पेपर में ये भी प्रश्न आ सकता है कि ये करने के लिए किस संस्था की स्थापना हुई। अब जैसे एक नाम आ जाएगा साहित्य अकादमी संस्था, एक आ जाएगा ज्ञानपीठ संस्था, ऐसे करके 3-4 नाम आ जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि साहित्य के क्षेत्र में हो रहे सृजनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए साहित्य अकादमी संस्था की स्थापना हुई। कब हुई, वो थी आपकी 12 मार्च 1954। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, फिर आपका अगला प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। अब सारे मोस्टली प्रश्न यही हैं आपके। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, फटाफट। तो वो थे हमारे रामधानी सिंह दिनकर जी, वेरी गुड। कब मिला था, 1959 में। कब, 1959। अगला देखिए, विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। और फ्रेंड्स, मैं फिर बता रही हूं, कर 5 विकल्पों वाला कॉम्प्रिहेंशन का सेशन है। आप जानते हैं ना 5 विकल्पों वाला कॉम्प्रिहेंशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी शाम को 5 बजे जो केवीएस में हम टीजीटी 2023 का पेपर सॉल्व करवाने जा रहे हैं, उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी होगा। हालांकि वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही सिंपल आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो वो बिल्कुल फ्री फंड के मार्क्स हैं, तो उसमें तो जितने मार्क्स आप गेन कर सकते हैं करिएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी को बिल्कुल सही, कब मिला था, 1982 में। दिनकर जी को 59 में, यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी को 1982 में। अगला, प्रेमचंद कलम के सिपाही के लिए अमृत राय को कौन सा पुरस्कार दिया गया। अब विपरीत प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इस रचना के लिए पर्सन को कौन सा पुरस्कार मिला। जी, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, पेड क्लास हो चुके हैं आज से जितने भी हमारे यहाँ पर पेड क्लास के स्टूडेंट्स हैं, डेली हमारा जो पेड बैच की क्लास है वो 1 बजे होगी, पेड क्लास। ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हिंदी की क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चों ने तो स्पेशली हिंदी के लिए कोर्स लिया है। फ्रेंड्स, आप भी ले सकते हैं। तो 1 बजे क्लास होती है, आज से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, हाँ जी, तो इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था 1963 में। कब मिला था, 1963 में। आगे देखिए, फिर अर्धनारीश्वर के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। अर्धनारीश्वर के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था फ्रेंड्स, वो थे हमारे विष्णु प्रभाकर जी। कब मिला था, 1993 में। और 1952 में निबंध लिखा गया था दिनकर जी द्वारा, ये एक अलग है। ठीक है, तो उन्हें तो 1993 में मिला था साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। फिर किस वर्ष साहित्यिक अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, ये आपका यूपी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूपी डेट का क्वेश्चन है ये वाला कि किस वर्ष साहित्यिक अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। ये भी एक वर्ष था, 1962, बिल्कुल सही। ये वो वर्ष था जिस वर्ष कोई भी साहित्यिक अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, और बाकी 1995 में, ये 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था, 65 में डॉक्टर नगेंद्र जी को मिला था, 2000 में मंगलेश डबराल जी को मिला था। तो ऐसे ही कुछ कुछ प्रश्न करते करते चीजें अपने आप ही याद हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को।
हिम तरंगिनी, रस सिद्धांत, हम जो देखते हैं। अगला, मरणोपरांत साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे मिला? शिव कुमार जी, देखिए जो फीस है ना, फीस क्या है कि हमारे अलग अलग कोर्स हैं। टीजीटी का भी अगर आपका कोर्स है तो उसमें भी एक दो मतलब डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको नीचे फ़ोन नंबर दिए गए हैं, या फिर कोई भी सोशल मीडिया पर हमें कहीं पर भी कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मतलब बहुत सारे बच्चों की कॉल आ भी रही है, तो आपको जो भी कोर्स चाहिए आपको स्पेसिफिक फीस उसकी बता दी जाएगी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कि आपको किस टाइप का कोर्स चाहिए, ठीक है। बाकी नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी फ्रेंड्स आपको लिंक्स दिए गए हैं, लिंक पर भी आप क्लिक करके पूरी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। अब यहाँ पर मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला था आचार्य नरेंद्र देव को, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव को। और उनकी रचना क्या थी? बुद्ध धर्म दर्शन। बाकी शिव मंगल सिंह सुमन जी को मिट्टी की बारात के लिए मिला था, नामवर सिंह जी को कविता के नए प्रतिमान के लिए मिला था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व के लिए मिला था। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। नामवर सिंह जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। आगे देखिए, फिर दो चट्टानों पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से कवि थे? सबसे आसान, दो चट्टाने के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे मिला? अरे फ्रेंड, 4 बजे से टाइम कैसे करेंगे? 3 बजे हमारा यहाँ पर होता है, 4 बजे हम पेड बैच में लेंगे, 5 बजे फिर हमारा दोबारा यहाँ पर होता है, तो वो टाइम कभी कभी सेशन आपका बढ़ भी जाता है ना फ्रेंड्स। कभी कभी 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटे का सेशन हो जाता है, फिर पेड क्लास जो है वो इंटरप्ट होगी, तो वो हम नहीं कर सकते, तो इसलिए 1 बजे का ही टाइम रहेगा आपका। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी को, बिल्कुल सही। और कब मिला था? 1968 में। अगला, माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला? फिर वही घूम फिर के प्रश्न, तो वही आगे पीछे करके वही सेम क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको याद हो ही जाएंगे इजीली। तो ये क्या था आपका? हिम तरंगिनी के लिए। आगे देखिए, विष्णु प्रभाकर को सत्ता के आर पार शीर्षक नाटक के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? अब ये तो हम जान चुके हैं कि विष्णु प्रभाकर जी को अर्धनारीश्वर के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला, लेकिन उनकी एक और रचना है सत्ता के आर पार। अब इस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला बताइए, ट्राई कीजिए। भाई यहाँ पर जितने बच्चे अभी तक 50% भी लाइक नहीं हुआ, तो लाइक और शेयर तो प्यार से जल्दी से कर ही दीजिए फ्रेंड्स, फटाफट। हाँ जी, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है आपका मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार एक होता है, वो मिला था उन्हें। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? अभी मैंने बताया था कितने पाकिस्तान को, ठीक है ना, आपका मिल चुका था कि कितने टुकड़े करेंगे उस प्रकार से, तो ये किसकी रचना है? तो ये है आपकी कमलेश्वर जी की रचना, बिल्कुल सही, कमलेश्वर। आगे देखिए, और बाकी रमेश चंद्र शाह जी को विनायक रचना के लिए मिला था, उदय प्रकाश जी को मोहनदास के लिए मिला था लघु उपन्यास, और विनोद कुमार शुक्ल जी को दीवार में एक खिड़की रहती थी इसके लिए मिला था, ठीक है। ये सारे नाम आपके सामने बार बार आप देखते रहेंगे, ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएंगी। अगला, साहित्य अकादमी 1954 का मुख्यालय कहां पर है? प्रारंभ यही हुआ था ना, तो उसका मुख्यालय कहां पर है? तो वो है फ्रेंड्स आपका नई दिल्ली में। अगला, 1960 में कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए किसको पुरस्कार मिला था? कला और बूढ़ा चांद, उसके लिए किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था जी? तो वो थे आपके कौन? सुमित्रा नंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद 1960 में। अगला देखिए, फिर कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए किस व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कितनी नावों में कितनी बार। हाँ, अब मैं जानती हूं कि बीच बीच में ज्ञानपीठ पुरस्कार का भी आ रहा है, लेकिन वो मिलते जुलते नाम है ना, इसलिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति को साहित्यिक अकादमी भी मिला है, ज्ञानपीठ भी मिला है। जैसे हमारे अज्ञेय जी, जैसे हमारे दिनकर जी, जैसे हमारे पंत जी, इनको ज्ञानपीठ भी मिला है और ये साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो अज्ञेय जी को मिला था, बिल्कुल सही, अज्ञेय जी को मिला था 1978 में, और आंगन के पार द्वार के लिए 64 में उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनके दो पुरस्कार, कितनी नावों में कितनी बार और आंगन के पार द्वार। अगला देखिए, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मुक्ति बोध रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फटाफट, बस थोड़े से क्वेश्चन और है फ्रेंड्स जी। तो ये था आपका साहित्यिक अकादमी पुरस्कार।
1966 में, 55 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को, 66 में मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार जी को। अगला 2018 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे मिला? अब ये होते हैं प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जहां पे वर्ष ही दे दिया जाता है। रचना तो फिर भी याद रहती है, लेकिन वर्ष ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। तो 2018 का जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है फ्रेंड्स, वो मिला था हमारी चित्रा मुदगल जी को। ठीक है, चित्रा मुदगल जी को किसके लिए मिला था? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। ओके, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 2018 में। आगे देखिए, फिर निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान मिला? अब ये मैं इसलिए लेकर आई हूं क्योंकि फ्रेंड्स प्रेमचंद जी, इनकी तो जैसे 3 जीवनियां हैं। प्रेमचंद घर में उनकी पत्नी शिवरानी देवी जी ने लिखी, ठीक है ना। फिर कलम का सिपाही उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी। फिर कलम का मजदूर मदन गोपाल जी ने लिखी। तो उसी प्रकार प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन, इस रचना के लिए व्यास सम्मान किसे मिला था? तो वो थे कमल किशोर गोयनका जी। कमल किशोर गोयनका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। अगला, रामविलास शर्मा जी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ये भी फ्रेंड्स आपका यूपी का क्वेश्चन है, और अगर यूपी में आ सकता है तो बीपीएससी में भी आ सकता है, केवीएस टीजीटी में भी आ सकता है। जल्दी से देखिए सभी बच्चे। तो यहां पर रामविलास शर्मा जी को 1970 में मिला था। आगे, निराला की साहित्य साधना के लिए। फिर रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए 2024 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा क्या है? यह भी आपका यूपी का ही क्वेश्चन है। ओके, उसकी विधा क्या है कि भाई अब आपने रमेश चंद्र शाह भी याद कर लिया, फिर आपने विनायक रचना भी याद कर लिया, लेकिन वो विधा क्या है? तो इसलिए हम आपको मतलब हर चीज को याद करने के लिए कहेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। पहली प्रायोरिटी वही है, रचना और रचनाकार का नाम, पहली प्रायोरिटी। तो ये क्या था आपका? विनायक जो था वो आपका उपन्यास था। वेरी गुड। अगला, पंत जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? सुमित्रा नंदन पंत जी जो थे, उन्हें चारों में से कौन सा? ये फ्रेंड्स सभी को एक सेकेंड होल्ड करिए, आवाज आ रही है आप सभी को? अरे भाई कभी कभी हो जाता है, मानसून है, ठीक है ना, मानसून चल रहा है, कभी कभी तेज हवाएं आ जाती हैं, हवा का झोंका आ जाता है, तो थोड़ा सब्र रखिए। ठीक है सारे बच्चे प्लीज। जी चलिए, तो अगला प्रश्न करते हैं। अब यहाँ पे पंत जी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? वो था फ्रेंड्स सरस्वती सम्मान, बी ऑप्शन आपका, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिल चुका है चिदम्बरा के लिए। हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को ही मिला था। फिर उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 1960 में मिला, और फिर पद्म भूषण उन्हें 1961 में दिया गया था। ओके, तो भाई कभी कभी 1-2 मिनट का गैप होता है तो वापिस आ जाइए, हम यहीं पर हैं आपके लिए। ओके, फटाफट। उसी प्रकार अगला देखिए, कविता के नए प्रतिमान 1971 समालोचना के लिए किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? मतलब 1971 में मिला था कविता के नए प्रतिमान। और आपको पता ना फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार की एक विशेषता है कि अगर एक वर्ष में किसी भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया तो अगले 3 साल उस पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जैसे अब 1968 था, 1968 में अगर हिंदी भाषा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया, दैट मीन्स 68 के बाद अगले 3 साल हिंदी भाषा के लिए किसी को भी ना मिलता। इसीलिए 1968 के बाद सीधे 1972, ठीक है ना, 1968 के बाद सीधे 1972, 3 वर्षों का अंतराल, उसके बाद दिनकर जी को उर्वशी महाकाव्य के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये 3 वर्ष का समय याद रखिएगा। फिर कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह जी को मिला था। अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1973 में किस रचना के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? फटाफट, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस रचना के लिए और किस विधा की रचना थी वो, ये भी बताइए। आलोक पर्व, बिल्कुल सही। अब आलोक पर्व किस विधा की रचना है? जल्दी से। अब तमस जैसे है, तमस ये किस विधा की रचना है, ये भी बताइए। इसके लिए भीष्म साहनी जी को मिला था साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। तो आलोक पर्व निबंध है, वेरी गुड, निबंध है ये, और तमस जो है वो उपन्यास है। आगे, 2 चट्टानों के लिए किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, ये हम पहले भी कर चुके हैं।
दो चट्टानों के लिए फटाफट फ्रेंड्स किसको मिला था? ये मिला था आपका हरिवंश राय बच्चन जी को। जैनेन्द्र कुमार जी को किस लिए मिला था? तीनों के नाम बताइए। अज्ञे जी को किसके लिए मिला था, पंत जी को किसके लिए मिला था, और जैनेन्द्र कुमार जी को किसके लिए मिला था? तो जैसे कि सबसे पहले जैनेन्द्र कुमार जी को मिला था मुक्ति बोध के लिए, सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए, और अज्ञे जी को मिला था आंगन के पार द्वार। अगला, बाकी इन्हें 1968 में मिला था। अगला, मध्य एशिया का इतिहास के लिए किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? यह भी आपने बताया था खुद ही। इस रचना के लिए किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड्स अब वादा कर लीजिए कि डेली आप 3 बजे और 5 बजे डेली सेशन देखेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यूसली होती रहे। और कल तो हम कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं, परसों साहित्य का मॉक टेस्ट पेपर है, उसके अगले दिन व्याकरण का मॉक टेस्ट पेपर है। तो ये जो मॉक टेस्ट पेपर होंगे ना, इससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक हो जाएगी। तो ये मॉक टेस्ट पेपर है, इनको मिस बिल्कुल नहीं करना। अब यहाँ पे सांकृत्यायन जी को मिला था, बिल्कुल सही। ओके 1958 में। अच्छा 58 में राहुल सांकृत्यायन जी को मिला। 59 में किसे मिला था फ्रेंड्स? 1959 में किस व्यक्ति को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? जल्दी से, ठीक है ना, ये वर्ष ऐसे लिंक कर करके याद हो जाएंगे। 58 में सांकृत्यायन जी को, 59 में मिला था दिनकर जी को। संस्कृति के 4 अध्याय। ओके वेरी गुड। आगे देखिए, अपूर्वा कविता संग्रह के लिए किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? वो एक व्यक्ति, नाम सेम थे, कास्ट डिफरेंट थी। अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वो थे आपके केदारनाथ, ठीक है ना, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी को मिला था। और जो केदारनाथ सिंह जी थे, केदारनाथ सिंह जी को किस रचना के लिए मिला था? अगर थोड़ा बहुत याद हो, केदारनाथ सिंह जी को किस रचना के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? वो थी अकाल में सारस। क्या थी? अकाल में सारस। तो देखिए इनको तो 86 में मिला, बाकी वही था अकाल में सारस के लिए किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला? वो थे हमारे केदारनाथ सिंह जी। तो ऐसे जो कहते हैं ना कि रिलेटेड चीजें आपस में को रिलेट करके अगर आप चीजें याद करेंगे तो कुछ नाम तो याद हो ही जाएंगे। तो जैसे कि जैनेन्द्र और मुक्तिबोध, अब ये दो नाम आपको भूलेंगे नहीं कभी, कि जैनेन्द्र जी को मुक्तिबोध के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। अब यहाँ पे अग्रवाल जी को अपूर्वा के लिए मिला, इन्हें केदारनाथ सिंह जी को अकाल में सारस के लिए मिला। आगे देखिए 1989 में मिला इन्हें। फिर नीला चांद उपन्यास, अब ये नाम थोड़ा ऐसे कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। नीला चांद उपन्यास के लिए किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला? ठीक है ना। तो कभी कभी बच्चे कहते हैं मैम हमें टाइम नहीं मिलता। भाई हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारी गृहिणियाँ होंगी, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं पेपर की। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम नहीं भी मिल रहा तो सिर्फ लाइव सेशन ज्वाइन करने से भी आपको एटलीस्ट बेसिक जानकारी तो मिल ही जाएगी, और काफ़ी हद तक A to Z। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? नीला चांद उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह जी को मिला था। ओके, और वैसे भी शिवजी और चांद जी का रिलेशन बना लीजिए, ठीक है ना, चंद्रधर शिवजी को ही कहते हैं। आगे देखिए 1990 में मिला था ये। फिर कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं के लिए कविता संग्रह के लिए किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? फटाफट देखिए, 1 मिनट रह गया और हमारा भी एक ही प्रश्न रह गया फ्रेंड्स। अब इसके बाद बस एक ही प्रश्न है। ओके, तो हम तो बिल्कुल पंक्चुअल हैं, बिल्कुल टाइम से यहाँ पर सेशन आपका स्टार्ट भी हो जाएगा, खत्म भी। हाँ, कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है तो टाइम, जैसे आज 3:15 स्टार्ट हुआ था, लेकिन वैसे जो टाइमिंग है वो 3 बजे है। तो कहीं नहीं वहीं, इसके लिए किस व्यक्ति को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये थे हमारे वाजपेयी जी, अशोक वाजपेयी। कहीं नहीं वहीं। ओके, ये थे 1994 में। फाइनली 2 पंक्तियों के बीच इस काव्य संग्रह के लिए कौन सा किसे पुरस्कार मिला था? 2 पंक्तियों के बीच, ये कहते हैं ना कि पंक्तियों के बीच छिपा अर्थ महत्वपूर्ण है। अज्ञेय जी की पंक्ति ये कविता थी कि मुझे 3-2 शब्द की मैं कविता कह पाऊं, ठीक है ना। तो उनका मतलब यही था कि जो 2 कविता की पंक्तियां होती है उनके बीच का जो छिपा हुआ अर्थ है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है जी। तो यहाँ पे 2 पंक्तियों के बीच के लिए राजेश जोशी जी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ओके, चलिए फिर
और ये आपको बाकियों को, इनको तो 2002 में मिला, जैनेंद्र कुमार जी को मुक्ति बोध के लिए, कैलाश वाजपेयी जी, अशोक वाजपेयी जी को किसके लिए मिला था, कहीं नहीं वहीं, और कैलाश वाजपेयी जी को हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर, और उदय प्रकाश जी को मोहनदास के लिए। तो फाइनली आज का अंतिम प्रश्न, पारिजात उपन्यास के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे मिला? अब इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर चले जाइएगा। तो आज का सेशन फ्रेंड्स होता है समाप्त। मैं फिर बता दूं 65% डिस्काउंट है फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे पेड बैच ले रहे हैं, यही सही टाइम है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर आप पेड बैच लेते हैं ना, फिर वो डिले हो जाएगा। अभी अगर आप सेशन ले लेते, ये पेड बैच ले लेते हैं, अभी भी आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। तो समय को गवाइए मत, एक एक पल बीतता जा रहा है फ्रेंड्स, और कूपन कोड है लक्ष्य 65। तो चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे शाम को 5 बजे, 5 बजे KVS TGT 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को आपके पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, हम हमेशा आपके साथ हैं।